आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है प्रॉब्लम 6 सब्सिडरी टू सब्सिडरी कंपनी एक्विजिशन। यानी जब सब्सिडरी टू सब्सिडरी कंपनी एक्विजिशन होगी तो उसको समझने के लिए हम इस वीडियो के अंदर एक प्रॉब्लम करेंगे, यानी एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब सब्सिडरी टू सब्सिडरी कंपनी एक्विजिशन होती क्या है? इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि सब्सिडरी टू सब्सिडरी कंपनी एक्विजिशन ये होती है कि अगर एक कंपनी पहली उस दूसरी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है तो वो पेरेंट कंपनी अगर मजीद शेयर्स परचेज कर ले अपनी सब्सिडरी कंपनी के तो उसको हम जो है वो सब्सिडी टू सब्सिडरी कंपनी एक्विजिशन कहते हैं। जिस तरह के हमने एक एग्जांपल में देखा था कि सन लिमिटेड ने अपनी ही सब्सिडरी कंपनी मून लिमिटेड के मजीद 5% शेयर्स परचेज किए, तो इसे हम सब्सिडी टू सब्सिडरी कंपनी एक्विजिशन कहते हैं। तो इसकी वजह से कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर क्या इफेक्ट्स थे वो हमने यहाँ पर देखे थे कि कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं। अब हम इस वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसके अंदर हम जो है वो प्रैक्टिकली देखेंगे उन इफेक्ट्स को। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे हम देख सकते हैं कि हरीम लिमिटेड एंड सना लिमिटेड आर टू एंटिटीज प्रिपेयरिंग देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अंडर IFRS यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ये अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। दोनों कंपनीज देयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी इनकी जो बैलेंस शीट भी हम इसे कह सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 30 सितंबर 2019 आर गिवन बेलो हमें दी हुई है। जिस हरीम लिमिटेड की भी बैलेंस शीट यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दी हुई है और सना लिमिटेड की भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दी हुई है। इसके अंदर नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू है, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यूज है, इसके अलावा करंट एसेट्स की डिटेल बताई हुई है, इक्विटी कैपिटल यानी ऑनर्स का कितना शेयर्स परचेज किए हुए हैं, कंपनी के कितने शेयर्स इशू हुए हैं उनकी वैल्यू दी हुई है, रिटेन्ड अर्निंग्स यानी जो प्रॉफिट जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया शेयर होल्डर्स के दरमियान वो कितना है, रिटेन अर्निंग्स वो हमें दी हुई है। इस तरह नॉन करंट लायबिलिटीज ये हमारी जिम्मेदारियां होती हैं जो कि हमने पे करने हैं, लोगों को पैसे लोन वापस करना है, या इस तरह नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब होगा कि इनको पे करने के लिए हमें 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड अभी तक अलाउ है, इनको हम 1 साल के बाद पे करेंगे। करंट लायबिलिटीज़ भी बिल्कुल उसी तरह है लेकिन इनका पीरियड चेंज है कि इनको हमने साल के अंदर अंदर पे करना है। तो हरीम लिमिटेड ने जो करंट लायबिलिटीज़ पे करनी है वो 45,000 की है और इसी तरह सना लिमिटेड ने 29,000 की लायबिलिटीज पे करनी है। अब हम मजीद इस क्वेश्चन को देखें तो ऑन 1 अक्टूबर 2017 हरीम एक्वायर्ड 70% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ सना लिमिटेड। तो यहाँ पर हरीम लिमिटेड ने सना लिमिटेड के कितने परसेंट शेयर्स परचेज किए हुए हैं जी? 70% शेयर्स परचेज किए हैं 1 अक्टूबर 2017 को, और आज है 30 सितंबर 2019 यानी जिस डेट की हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दी हुई है। तो तकरीबन 2 साल बन रहे हैं। 2 साल पहले हरीम लिमिटेड ने सना लिमिटेड के 70% शेयर्स परचेज किए थे और हमने ये बात सीखी हुई कि अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर्स परचेज कर ले तो वो उसकी सब्सिडरी कंपनी बन जाती है। तो अब हरीम लिमिटेड के लिए सना लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी है। अब ₹45 मिलियन इन कैश यानी इन 70% शेयर्स को परचेज करने के लिए कितने पैसे हरीम लिमिटेड ने पे किए? 45 मिलियन रुपीस। When the balance on Sana's limited retained earning was rupees 28 million। अब जो रिटेन अर्निंग्स एट एक्विजिशन डेट थी यानी 1 अक्टूबर 2017 को वो थी जी 28 मिलियन। इट वाज डिटरमाइंड दैट एट दिस डेट लैंड विद कैरिंग वैल्यू ऑफ 40 मिलियन हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ 45 मिलियन। इसका मतलब यह है कि 1 अक्टूबर 2017 को जब इक्विटी शेयर्स परचेज किए गए तो जो सना लिमिटेड है उसकी जो एसेट्स हैं उनके अंदर जो लैंड आ रही थी वो 40 मिलियन की शो हो रही थी, हालांकि उसकी मार्केट के अंदर वैल्यू कितनी थी जी? 45 मिलियन थी। तो इसका मतलब है कि एसेट्स उसने कम रिकॉर्ड किए हुए थे। अब मजीद इसको हम देख सकते हैं ऑन 30 सितंबर 2019 यानी ये जो रिपोर्टिंग डेट हमें दी हुई है इसी डेट को हरीम एक्वायर्ड अ फर्दर 10% ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ सना लिमिटेड पेइंग ₹10 मिलियन इन कैश। तो अपनी सब्सिडरी कंपनी के जो हरीम लिमिटेड ने 10% और शेयर्स परचेज कर लिए तो इसी को हम कहते हैं सब्सिडी टू सब्सिडरी कंपनी एक्विजिशन के अपनी सब्सिडरी कंपनी के मजीद शेयर्स को परचेज कर लेना। अब 70% शेयर्स के साथ साथ 10% मजीद शेयर्स परचेज किए हैं हरीम लिमिटेड ने और इनके लिए 10 मिलियन रुपीस दिए। फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन सना लिमिटेड वाज ₹17.4 मिलियन। यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग थी जिसको हमने लिख दिया है कि जो फेयर वैल्यू 17.5 मिलियन है ये एट द डेट ऑफ एक्विजिशन है यानी 1 अक्टूबर 2017 को।
NCI यानी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हमने पहली वीडियोस के अंदर भी सीखा होगा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट क्या होता है। तो यहाँ पर भी हम एक मरतबा देख लेते हैं कि अगर 70% शेयर्स परचेज कर लिए थे सना लिमिटेड के हरीम लिमिटेड ने, तो टोटल अगर 100% शेयर्स होते हैं तो -70 करें तो दूसरे लोगों के पास जो शेयर्स हैं उनको हम नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कहते हैं, जो कि 30% था। इन 30% शेयर्स की वैल्यू हमें दी हुई है जो कि है 17.4 मिलियन। प्रीपेयर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ हरीम लिमिटेड ग्रुप एज एट 30 सितंबर 2005। तो 30 सितंबर 2005 हमने यहाँ पर गलती से लिखा हुआ था, तो यहाँ पर हमने 2019 कर दिया जो कि हमारी इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की डेट है। तो हमने कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन तो पहले भी सीखी हुई है, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम जो है दोबारा इसको बनाने जा रहे हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर चेंज ये है कि क्योंकि यहाँ पर फर्दर परचेज है शेयर्स की, जिसको हम कहते हैं सब्सिडी टू सब्सिडी कंपनी एक्विजिशन, तो उसका इम्पैक्ट हम देखने जा रहे हैं कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे क्या होगा। अब हम अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन पर आए तो हमने सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने कुछ वर्किंग करनी होती है। तो सबसे पहली जो वर्किंग हम करते हैं कंसोलिडेशन के अंदर वो ग्रुप स्ट्रक्चर की होती है, जिसके अंदर हम ये बताते हैं कि किस कंपनी ने किस कंपनी के कितने शेयर्स परचेज किए हुए हैं। तो यहाँ पर हमने जो ग्रुप स्ट्रक्चर बनाया यहाँ पर उसको हम समझ लेते हैं कि एक कंपनी हरीम लिमिटेड है, दूसरी कंपनी जो है वो सन्ना लिमिटेड है। तो हरीम लिमिटेड ने सना लिमिटेड के 70% शेयर्स परचेज किए हुए थे 1 अक्टूबर 2017 को, और फिर मजीद 10% शेयर्स परचेज किए हैं जी 30 सितंबर 2019 को। तो इस वक्त क्या पोजीशन है कि हरीम लिमिटेड ने सना लिमिटेड के 80% शेयर्स परचेज किए हुए हैं। सेकेंड वर्किंग हमने नेट एसेट्स की करनी है। तो नेट एसेट्स में हमारे क्या क्या चीज़ें आती हैं, जिस तरह हमने पिछली वीडियोस के अंदर सीखा कि हमारे इक्विटी के अंदर जितनी भी चीज़ें आ रही हैं यानी इक्विटी शेयर कैपिटल जो आ रहा है, उसके बाद जो रिटेन अर्निंग्स आ रही हैं, इसके अलावा कोई रिजर्व्स वगैरह हो तो उनको भी हम नेट एसेट्स में शामिल करते हैं। तो सबसे पहले हमने नेट एसेट्स के अंदर शेयर कैपिटल की अमाउंट यानी इक्विटी कैपिटल की अमाउंट शामिल करनी है। तो इक्विटी कैपिटल हम देख रहे हैं कि जो सना लिमिटेड है उसका 20,000 इक्विटी शेयर कैपिटल है। याद रहे कि नेट एसेट्स हमने हमेशा सब्सिडरी कंपनी के कैलकुलेट करने होते हैं। तो वो 20,000 शेयर कैपिटल है, उसका एट इक्विजिशन डेट के ऊपर भी और एट रिपोर्टिंग डेट के ऊपर भी, यानी जिस डेट को हमारी ये सब्सिडरी बनी थी उस डेट को भी 20,000 थे और आज की डेट को भी 20,000 ही शेयर्स है। उसके बाद जो हमने नेट एसेट्स में चीज़ देनी है वो रिटेन्ड अर्निंग्स है। रिटेन्ड अर्निंग्स एट एक्विजिशन हमें दी हुई थी कि वैसा रिटेन्ड अर्निंग वाज 28 मिलियन। तो यहाँ पर हमने 28,000 अमाउंट रखी है और यहाँ पर हम याद रहे कि हमने ऊपर 3 जीरो जो है वो राउंड किए हुए। ये 20 मिलियन है तो 20,000 लिखा है और 3 जीरो उसके ये है। इसी तरह ये 28 मिलियन है, यहाँ पर 28,000 लिखा है और इस 28 मिलियन के जो लास्ट वाले 3 जीरोज है वो हमने ऊपर राउंड किए हुए हैं। इसी तरह रिटेन अर्निंग्स जो एट रिपोर्टिंग डेट है, रिपोर्टिंग डेट 30 सितंबर 2019 है और उसी डेट की हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दी हुई है। तो उस डेट को जो रिटेन अर्निंग्स आ रही हैं वो ही हमारी रिपोर्टिंग डेट की रिटेन अर्निंग है जो कि 43,000 है। तो उनको हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब हमने ये बात भी हमने सीखी है कि नेट एसेट्स हमारे जो है वो टोटल एसेट्स में से अगर लायबिलिटीज़ को लेस कर दें तो उसके इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हमने नेट एसेट जो वो कैलकुलेट किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर हमने क्वेश्चन देखा था तो उसके अंदर हमें बताया जा रहा था कि एक लैंड थी जो कि हमारी थी जी 40 मिलियन की रिकॉर्ड हुई थी, हालांकि वो 45 मिलियन की थी। तो इसका मतलब है कि जो लैंड है उसकी वजह से नेट एसेट्स की वैल्यू भी कम आ रही होगी और कितने से कम आ रही होगी, वो 5 मिलियन से कम आ रही होगी। तो यहाँ पर हम जो है नेट एसेट्स के अंदर 5 मिलियन रुपीज़ मोर ऐड कर देते हैं और एट एक्विजिशन डेट के ऊपर भी ये 5 मिलियन ही रहेगी और रिपोर्टिंग डेट पर भी इसकी वैल्यू जो है वो 5 मिलियन रहेगी, क्योंकि लैंड हमारा जो है वो एसेट तो है लेकिन ये लैंड डेप्रिसिएट नहीं होता यानी इसकी वैल्यू कम नहीं होती। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो सेम ही रहेगी। तो यहाँ पर हम 53,000 अब नेट एसेट्स एट एक्विजिशन आ रहे हैं और एट रिपोर्टिंग डेट 68,000 आ रहे हैं। अब नेक्स्ट वर्किंग हमने गुडविल की करनी है। तो हमने गुडविल की वर्किंग सीखी हुई है। सबसे पहले हमने क्या रखना होता है कि जो पेरेंट कंपनी की इन्वेस्टमेंट है फेयर वैल्यू ऑफ कास्ट ऑफ गेनिंग कंट्रोल, यानी जो पेरेंट कंपनी ने शेयर्स परचेज किए थे, जो 70% शेयर जब परचेज किए थे तो ये कितने के परचेज किए थे तो वो हम यहाँ पर रख रहे हैं। तो वो अमाउंट 45 मिलियन है जो कि हमें यहाँ पर
गिवन है कि यहाँ पर हमें बताया गया था 1 अक्टूबर जब 70% शेयर परचेज किए थे तो वो 45 मिलियन के शेयर परचेज किए थे। अब इसके अंदर हमने फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन ऐड करनी होती है, तो वो भी हमें गिवन थी क्वेश्चन के अंदर। वो कितनी थी? 17.4 मिलियन। तो इट मीन्स कि यहाँ पर हम जो है वो 17,400 रखेंगे और 30 मिलियन के हमने ऊपर राउंड किए हुए हैं। अब यहाँ तक हम देखें तो टोटल जो बिजनेस की वैल्यू है वो कितनी आ रही है जी? 62,400। इसमें से हमने नेट एसेट्स को लेस करना है तो हमारे पास गुडविल आ जाएगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नेट एसेट जो ऊपर 53,000 है वही हमने यहाँ पर एट एक्विजिशन डेट को जो रखे हैं, तो यहाँ पर 9400 रुपीज़ हमारी गुडविल आ गई। याद रहे कि ये सारी वर्किंग या ये जो नेट एसेट्स कैलकुलेट की या जो हम गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं, ये जब पहले सबसे पहले जब शेयर्स परचेज किए थे 70%, उस डेट ही को हरीम लिमिटेड के लिए सना लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी बन गई थी, तो हरीम लिमिटेड ने अपनी गुडविल कैलकुलेट की होगी ये 1 अक्टूबर 2017 को, तो हमने भी यहाँ पर गुडविल कैलकुलेट कर ली। अब नेक्स्ट वर्किंग हमने नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की करनी है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर जो है वो देना है जी हेडिंग। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट और उसके लिए जो है वो वर्किंग के लिए 30 मैंने सबसे पहले नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हमने अब जो लास्ट पे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की वैल्यू कैलकुलेट करनी, वो वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो कि एट 30 सितंबर 2019 को हो, यानी जो कि हम जो है वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन में लिख सकें। तो इसको शुरू कहाँ से करना है कि सबसे पहले नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी थी, जो कि ऊपर अभी हमने देखा एट एक्विजिशन, वो कितनी थी जी? 17,400 रुपीज़ थी। तो अब इसके बाद इसके अंदर हमने क्या ऐड करना है कि अब यहाँ पर हम देख रहे थे कि नेट एसेट जो सब्सिडरी कंपनी के है वो 68,000 पर चले गए हैं 53,000 से। तो इनके दरमियान जो फ़र्क है वो हम देख सकते हैं, यहाँ पर भी हमें वर्किंग में नज़र आ रहा है कि रिटेन्ड अर्निंग्स की वजह से है। तो ये जो रिटेन्ड अर्निंग्स बड़ी हैं तो उनकी वजह से एनसीआई का भी पोर्शन है, यानी एनसीआई को भी उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा मिलना है, जिस वजह से एनसीआई का जो वो शेयर है वो बढ़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने लिख दिया एनसीआई शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन अर्निंग, और उसके लिए जो वर्किंग है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 30% जो है वो एनसीआई है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे थे कि 70% अगर हमने परचेज किए हुए हैं तो 30% एनसीआई की परसेंटेज है, और नेट एसेट्स का जो डिफरेंस है वो रिटेन अर्निंग है। तो 68,000 माइनस 53,000 और उनका 30% लेंगे तो एनसीआई का जो पोर्शन है रिटेन अर्निंग्स का वो आ जाएगा। अब इससे अगली वीडियो के अंदर ही हम देखते हैं कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को हम जो है वो आगे किस तरह लेके चलते हैं और बाकी कौन सी हमने वर्किंग करनी है और हम किस तरह जो है वो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे।